अस्सलाम वालेकुम। सभी जवानों, मैं ना उम्रे से वापस आया हूँ। और ये देखें, मैं उम्रे से वापस आया हूँ। तो हुआ ये कि उस दिन पिछली क्लास में मैंने ये बात शायद बोल दी थी कि मैंने फ़्लाइट के लिए निकलना था। तो इसलिए फिर मैं बस एक लेक्चर ही गालिबन कर सका था, या दो कर लिए थे मैंने। लेकिन मैंने एक और करना था तो वो मैं नहीं कर सका था। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने आपको हेजिंग सिखाने लगा हूँ, डेरिवेटिव्स। और कॉन्सेप्चुअली मुश्किल चीज़ है। और इसकी ना असल में सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि ये मेनली बीएफडी का टॉपिक है। बीएफडी में जो लोग पढ़े हुए हैं या जिन्होंने पिछले कुछ 2 साल के अंदर अंदर कैफ किया है तो उन्होंने एमएफए पढ़ा होगा। और एमएफए के अंदर उन्होंने वो फॉरवर्ड और फ्यूचर और ऑप्शंस ये चीज़ें पढ़ी होंगी। या जो बीएफडी पढ़ चुके हैं वो फ्यूचर ऑप्शंस पढ़ चुके हैं। तो मेन टॉपिक तो ये फ्यूचर ऑप्शंस का, यानी जो इसकी कैलकुलेशन है ना, वो बीएफडी की हैं। लेकिन रिपोर्टिंग में चूंकि आईएफआरएस 9 के अंदर इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस, ये मैंने नाम लिए हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन टूल्स को हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और उसकी अकाउंटिंग करनी है तो मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बताऊंगा। बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस की डिटेल बीएफडी है। मैं आपको सिर्फ उतनी कैलकुलेशन बताऊंगा जितनी रिपोर्टिंग के सवालों के लिए काफी है। तो अभी मैं ना करने ये लगाऊं, और ये मैंने उसमें सेट 5 बनाया हुआ है। जो नोट्स आपको दिए मैं उनमें सेट 5 है। तो मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टूल्स हैं, मैं इनसे स्टार्ट कर रहा हूं। और नाम लिख देता हूं उनके, चलें। एक होता है जी फॉरवर्ड, एक होता है फ्यूचर, एक होती हैं ऑप्शंस, और एक होते हैं स्वैप्स। ये डेरिवेटिव्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टूल्स हैं कुछ। और इनका इस्तेमाल होता है, जनाब, या तो हेजिंग के लिए या फिर स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन मतलब जुआ, कि इनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि इनके ऊपर ना कंपनीज कुछ गेन कमा सकती हैं। तो बस आसान लफ्जों में जुआ समझ लें, तो उसको मैं कह देता हूं स्पेकुलेशन। और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करूंगा, और इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल करूंगा जिसको मैं कहूंगा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। और इसका दूसरा मकसद होता है हेजिंग। ये असल में आईएफआरएस 9 में ना इसको डील किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर इनको यूज करना है हेजिंग के लिए, ये मकसद है। लेकिन हेजिंग तक पहुंचाने के लिए मैं पहले आपको ना इन चारों के बारे में, ये चारों होते क्या हैं और इनकी बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बेसिक सी कैलकुलेशन बताऊंगा। उसके लिए मैं ये करूंगा कि सेट 5 में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया हुआ है इन चारों के लिए, एक वो सवाल दिखा दूंगा। उसके अलावा कुछ छोटी बहुत कैलकुलेशन ज़बानी समझाने के लिए वो मैं ऐसी स्क्रीन के ऊपर कुछ कैलकुलेशन बता दूंगा। तो मैं आपको इन चारों का इस हद तक कैलकुलेशन का तारुफ करा रहा हूँ जितना रिपोर्टिंग में इनकी अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ज़रूरी है। और जो इनके बारे में बताने लगा हूँ ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ स्पेकुलेशन पर्पज वाला। ये जो मैंने पहले लिखा है ऊपर, हेल्प फॉर ट्रेडिंग जिसको कहा है, ये जुआ समझ लें कि इन इन टूल्स के अंदर कुछ ऐसी खासियतें हैं कि इनसे कोई भी इंसान जुआ लगा के कोई गेन कमा सकता है, और चूंकि जुआ लगा रहा है तो लॉस भी हो सकता है। तो मैं हेल्प फॉर ट्रेडिंग कह के इसकी अकाउंटिंग बताऊंगा, एंट्री भी बता दूंगा साथ। जब ये बता चुका हूंगा उसके बाद फिर मैं इसको हेजिंग से रिलेट करूंगा। तो पहले हम इसको फॉर स्पेकुलेशन यानी हेल्प फॉर ट्रेडिंग करते हैं। और हेल्प फॉर ट्रेडिंग अगर ये हैं तो आईएफआरएस 9 की अकाउंटिंग कही हुई है फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल।
और फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, कोई भी चीज फेयर, हमने फाइनेंशियल एसेट्स पढ़े, फाइनेंशियल लायबिलिटीज पढ़ी, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हमने हर ईयर एंड पे और फाइनली डी रिकग्निशन के ऊपर, हर ईयर एंड पे भी और फाइनली डी रिकग्निशन के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, और जो गेन लॉस है वो पी एंड एल में लेके जाना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए मैं आपको इन चारों के बारे में एक एक दो दो मिसालें समझाने लगा, ठीक है, बाद में हेजिंग से रिलेट करूंगा। पहले करते हैं जनाब फॉरवर्ड। पहले फॉरवर्ड करते हैं। एक ना जुआरिया था, क्योंकि मैं आपको इसको जुए के कॉन्टेक्स्ट में बताने लगा ना। मिस्टर ए एक जुआरिया था। मिस्टर ए ने सोचा कि अभी तो मूड नहीं है, मैं 3 महीने बाद उठूंगा और मैं कुछ कंपनी बी के शेयर्स खरीद के बेचूंगा, या अभी खरीद लेता हूं तब बेच दूंगा। कुछ प्रॉफिट लॉस, एक्चुअली प्रॉफिट कमाना चाह रहा है लेकिन चांस ले रहा है कि लॉस हो गया तो लॉस हो गया। अब इस नियत में मैं इसको फॉरवर्ड के साथ दो मिसालों से जोड़ने लगा हूं। एक मिसाल, ये मैं इसके अंदर रहते हुए दो मिसालों से बताने लगा हूं बात। 1 जनवरी वाले दिन, 1 जनवरी वाले दिन जी, तो 1 जनवरी 24 को यह हुआ कि मिस्टर ए के दिल में आया कि मैं ना कंपनी बी के शेयर्स पे कुछ फायदा उठाना चाहता हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक उसको टूल मिला। वो 1 जनवरी वाले दिन बैंक एक्स वाई जी के पास गया और उसको ये कहा कि ए बाय करेगा 4,000 शेयर्स ऑफ कंपनी बी ऑन 31 मार्च 24, और बैंक एक्स वाई ने उसको रेट, अच्छा यही रेट बनता कैसे है, ये क्या हुआ होगा, ये ना बीएफडी की डिटेल है। बस आपको मैं एक नपी तुली डिटेल के साथ कुछ कैलकुलेशन समझा सकता हूं बस। वो नपी तुली डिटेल के साथ मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशंस ये समझा सकता हूं कि बैंक एक्स वाई ने जैसे भी समहाउ, बैंक एक्स वाई ने कहा कि ठीक है जी, हम ये ट्रांजेक्शन करने को तैयार हैं 40 रुपए पे, ठीक है। और बैंक ने कहा कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट, इस वादे के लिए मुझे फीस या कमीशन चाहिए
1 रुपया पर शेयर। तो कंपनी ए ने या मिस्टर ए ने बैंक एक्स वाई के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट किया आज 1 जनवरी 24 को कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो मैं आपसे 4,000 शेयर्स कंपनी बी के खरीदूंगा 40 रुपए का एक। बैंक के साथ ये आज वादा हो गया, यानी कल होने वाली ट्रांजेक्शन की प्राइस अभी तय हो गई और ये बाइंडिंग है। अब हुआ ये कि 31 मार्च का दिन आ गया, बल्कि 31 मार्च को दुनिया के रंग बदल देते हैं। इकतीस मार्च को दुनिया के रंग बदल गए। 31 मार्च का दिन आया और ए ने एक्चुअली में, क्योंकि वादा किया हुआ था, बैंक से जाके 40 रुपए का शेयर खरीदा और मार्केट में जब गया, अब ए के पास शेयर मौजूद है 40 रुपए का और मार्केट में जाके ये शेयर उस वक्त 45 का बिक रहा था। वो जाके उसने बेचा और 5 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, या 45 नहीं 30 का बिक रहा था और 10 रुपए का लॉस हो गया। ये उसने मार्केट में जाके बेच दिया। अच्छा, अब ए को क्या फायदा हुआ? देखें, ए ने क्या किया, जब कोई भी चीज खरीदने बेचने पे प्रॉफिट लॉस लेना होता है तो खरीदता है और बेचता है इंसान। तो जब खरीदता है सस्ता और बेचता महंगा तो प्रॉफिट हो जाता है, अगर बेचता सस्ता है तो लॉस हो जाता है। तो ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एज अ टूल यूज किया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कोई चीज खरीदने बेचने के लिए कल को आज ही रेट तय कर लेना। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग है। इसने क्या किया, एक साइड का रेट तय कर लिया, यानी बैंक से इसने कहा मैं 40 रुपए का शेयर खरीदूंगा। ये अलग डिटेल है कि बैंक ने उसको 40 रुपए क्यों दिए, ये एक अलग बात है। तो ये 40 रुपए का रेट कैसे तय हुआ, ये अलग बात है। हम रिपोर्टिंग में सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस की हद तक बात कर रहे हैं। ये 40 रुपए का रेट तय हो गया, वादा हो गया कि जब 31 मार्च का दिन आएगा कम ए बैंक एक्स वाई से 40 रुपए का शेयर खरीदेगा। उसने खरीदा और 31 मार्च को जाके मार्केट में बेच दिया। अगर 45 का बिका लेट से तो उसने प्रॉफिट कमाया, 30 का बिका तो लॉस कमाया। ये मैंने ऊपर कहा यह था कि मैं एग्जाम्पल 1 बता रहा हूँ और उस एग्जाम्पल 1 के अंदर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का जिक्र किया है और उसको उसने जुए के तौर पे इस्तेमाल किया कि 40 रुपए लॉक कर लिए, उसके बाद मार्केट में उसने देखा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को उसने जुए के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं इसी को एग्जांपल 2, इसी के ऊपर ना वैल्यूज बदल के, कलर बदल के, तो उसको मैं एग्जांपल 2 बना देता हूं। इसको मैं कह देता हूं एग्जांपल 2। अब मैं उसमें क्या करने लगा हूं, उसमें मैं करने लगा हूं एग्जांपल 2 में बाय की जगह सेल, कि ए ने बी को ये कहा कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो मैं आपको 4,000 शेयर्स 40 रुपए के बेचूंगा, लाके जहां से मर्जी लाके दूं आपको 40 रुपए के बेचूंगा। तो जब 31 मार्च का दिन आया तो ए ने ठीक है ना, जो कि वादा किया हुआ था, मार्केट से खरीदा और बैंक को वादे के मुताबिक लाके 40 का बेच दिया। मार्केट से खरीदा कितने का? अगर 45 का खरीदा तो 5 का लॉस रहा इसको, और अगर 30 का खरीदा तो 10 का प्रॉफिट रहा इसको। एग्जाम्पल 1 को मैंने एग्जाम्पल 2 बनाया है, बस हरा नीला करके। एग्जाम्पल 1 मैंने ये बनाई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ए ने फायदा या नुकसान उठाना चाहे, नुकसान तो हो गया बेचारे को।
क्या कि उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम कल को किसी होने वाली ट्रांजेक्शन की प्राइस अभी लॉक कर लेते हैं, अभी वादा कर लेते हैं कि क्या चीज खरीदनी है, क्या बेचनी है, कब बेचनी है, कब खरीदनी है, कितने की बेचनी है, कितने की खरीदनी है, हम ये प्राइस तय कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल वन हरी हरी मैंने ये बनाई कि ए ने बैंक एक्स वाई जी के साथ ये वादा किया कि वो 31 मार्च वाले दिन कंपनी बी के 4,000 शेयर 40 रुपए के खरीदेगा। 40 का रेट कैसे तय हुआ, रिपोर्टिंग के लिए इरेलीवेंट हो गया, और इस बात की कमीशन भी उसने 1 रुपया पर शेयर बैंक को दी। और जब 31 मार्च का दिन आया, लाल लाल सोल्यूशन, तो 31 मार्च का दिन आया तो उसने वादा पूरा किया, 40 रुपए का शेयर खरीदा बैंक एक्स वाई से और लेके मार्केट चला गया। और मार्केट में दो सिनेरियो बन गए, अगर 45 का बिका तो उसका मतलब उसको 5 प्रॉफिट हो गया, 4 प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 रुपये कमीशन निकाल दें तो। और अगर 30 का बिका तो 10 का लॉस हो गया, चलो 11 का लॉस हो गया अगर कमीशन भी डाल ले तो। फिर मैंने नीली नीली एग्जांपल 2 ये बनाई कि अब उसने खरीदने की बजाय बेचने का फॉरवर्ड किया, क्योंकि फॉरवर्ड है कल को होने वाली ट्रांजेक्शन का आज तय कर लेना। तो एग्जांपल 1 में मैंने खरीदने की ट्रांजेक्शन को तय कर लिया, एग्जांपल 2 में बेचने को तय कर लिया। तो ए ने बैंक एक्स वाई से कहा कि वो 4,000 शेयर्स बेचना चाहता है 31 मार्च का जब दिन आएगा। कंपनी बी के 4,000 शेयर्स बैंक एक्स वाई जी को बेचेगा जाके 31 मार्च वाले दिन। ये 40 रुपए का रेट तय हो गया। अब जब 31 मार्च का दिन आया तो 31 मार्च के दिन शेयर तो ए के पास है ही नहीं, लेकिन वो वादा कर चुका हुआ है बैंक को बेचने का, तो वो मार्केट में गया और मार्केट से खरीद के लाया। अच्छा, मार्केट से अगर 45 रुपए का था तो उसने 45 का खरीदा लाके और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए 40 का बेच दिया, तो ये 5 रुपए का नुकसान हो गया। या अगर मार्केट में 30 का था तो मार्केट से 30 का खरीद के लाके तो बैंक को 40 का बेच के 10 प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये फॉरवर्ड की मिसाल है एज अ टूल कि ए इससे फायदा उठाना चाह रहा है, नुकसान भी हो सकता है। फॉरवर्ड क्या है? आज तय कर लेना प्राइसेस, डेट, क्वांटिटी, सब टर्म्स कल को होने वाली ट्रांजेक्शन के बारे में आज तय कर लेना, ये फॉरवर्ड है। जब इसने ये फॉरवर्ड किया था, यानी ए ने 1 जनवरी वाले दिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस वक्त ये फायदे में है कि नुकसान में, ये 1 जनवरी को पता नहीं चल रहा। और 1 जनवरी वाले दिन ए की जेब से सिर्फ 1 रुपया गया था, यानी मामूली सी ट्रांजेक्शन कॉस्ट गई थी बस। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, यानी प्राइसेस कम ज्यादा होंगी, तो ए को तब पता चलेगा कि वो ये 40 रुपए का फायदा कॉन्ट्रैक्ट करके फायदे में रहा है या नुकसान में रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तब तब उसको पता चलेगा कि वो फायदे में रहा कि नुकसान में रहा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू गेन करेगा। यहां से अब मैं आपको आईएस की वर्डिंग पे लाता हूं। देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट विद ऑल ऑफ द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होता है डेरिवेटिव। नंबर 1, इट्स वैल्यू चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस, जैसे मैंने कहा शेयर की प्राइस, कमोडिटी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कुछ भी। यानी ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अभी फिलहाल तो कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू, यानी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने वाला मिस्टर ए फायदे में रहा कि नुकसान में रहा, ये कुछ अर्सा बाद पता चलेगा, जब जैसे जैसे कंपनी बी के शेयर की मार्केट प्राइस चेंज होगी। ये पॉइंट ए का मतलब है। शुरू में कोई जेब से पैसे नहीं देने। पॉइंट नंबर बी, इट रिक्वायर्स नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट और इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट दैट इज स्मॉलर देन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो थोड़े से पैसे शुरू में जाएंगे तो जाएंगे। और सी, ये फाइनली सेटल होगा जाके किसी मुस्तकबिल की डेट पे, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो ये जो फॉरवर्ड है ये एक डेरिवेटिव है। और ये एग्जांपल में फॉरवर्ड की भी ये पहली लाइन पढ़ लें कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है टू सेल और बाय समथिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड आइटम और फ्यूचर में किसी दिन के ऊपर, ये फॉरवर्ड है। अच्छा, अब प्रैक्टिस सेट 5 में, सेट 5, प्रैक्टिस सेट 5 में ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1,
जनरलाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, यानी हेल्प फॉर ट्रेडिंग। हेल्प फॉर ट्रेडिंग मैंने क्या बताया था आपको, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब है कि ईयर एंड पे और सेटलमेंट डेट पे यानी डी रिकग्निशन के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। पढ़ लिया, चले पार्ट सॉरी मैंने तो बोला ही नहीं, पार्ट ए पढ़ना था। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए पढ़ ले, मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट ए, चले पढ़ लिया। फर्स्ट मई 2020 को ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक एक्स वाई जी टू परचेज $50,000 ऑन 31 जुलाई, यानी फर्स्ट मई, मई जून जुलाई 3 महीने बाद एक हरकत करेगा ए लिमिटेड, जिसका आज वादा कर रहा है कि जब 31 जुलाई का दिन आएगा तो हम आपके पास आके आपसे $50,000 खरीदेंगे। बैंक ने कहा वेलकम, $160 का डॉलर देंगे आपको। ये पहले सेंटेंस का मतलब है। और इस बात की बैंक ने कहा कि हम आपसे 10 पैसे पर डॉलर कमीशन लेंगे। ओके, अब हम इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ है तो पहली लाइन में कहा हुआ है कि स्पेकुलेशन पर्पजेस के लिए, यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ईयर एंड पे और डी रिकग्निशन के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाना है। फर्स्ट मई को कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कमीशन पे कर दी। अब ये जो कमीशन पे कर दी और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल क्लास, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या करते हैं, एक्सपेंस बनता है। तो ये देखिए, ये पहली एंट्री में ये एक्सपेंस बन गया $50,000 10 पैसे, $5,000, पीएनएल डेबिट कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस बन गई। अब आते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड 30 जून आ गया। इस सवाल पे आता हूं वापस। आपने अ, कोई प्रोडक्ट खरीदना था, कोई मोबाइल खरीदना था,
तो उस मोबाइल की बुकिंग शुरू हो गई। चलो आईफोन का अगली नस्ल खरीदनी थी आपने, उसकी बुकिंग शुरू हो गई और दुकानदारों ने कहा जी बुकिंग करा लें, कल कोई महंगा भी हो सकता है। तो जिसने बुक करवाना है तो वो अभी आए और उसको 3 लाख रुपए पे मोबाइल की बुकिंग मिल जाएगी। आप गए, आपने 3 लाख रुपए की मोबाइल की बुकिंग करा ली। चलो आप ना से कोई गया, 3 लाख रुपए दे के उसने बुकिंग करा ली, दे के नहीं मतलब बुकिंग करा ली, कुछ फीस दी होगी और जब मोबाइल आएगा तो तब उसको 3 लाख कैश देना होगा। तो उसने 3 लाख रुपए में मोबाइल बुक कर लिया। 15-20 दिन गुजरे, महीना गुजरा, मोबाइल अभी आया नहीं है। अब जो बुकिंग प्राइस है वो 3.5 लाख पे चली गई है। तो जिसने शुरू में बुकिंग कराई थी 3 लाख रुपए पे, अगर वो ये देखना चाहे कि अब महीना गुजरने के बाद बुकिंग 3.5 लाख पे चल रही है, वो ये देखना चाहे कि मैं फायदे में रहा पहले बुकिंग करा के या नुकसान में रहा, तो कितने फायदे में रहा। इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि मोबाइल अब कितने का है या बुकिंग कितने में हो रही है। बुकिंग कितने में हो रही है, जो इंसान पहले 3 लाख पे बुकिंग करा बैठा था अब बुकिंग 3.5 पे चल रही है, तो इसका मतलब वो 50,000 फायदे में चल रहा है। हमने 1 मई वाले दिन 160 रुपए का डॉलर बुक करा लिया था। अब 30 जून का दिन आ गया, इस टेबल में जो दूसरी लाइन लिखी हुई है ना, 30 जून का दिन आ गया, 30 जून का दिन आ गया। अच्छा ये मैं किस फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, 1 मई को हम 31 जुलाई वाली दिन का रेट तय कर चुके हैं, रेट बुक कर चुके हैं। हमने बैंक के पास जाके क्या कहा है, हमने कहा जी हम आपके पास 31 जुलाई वाले दिन आएंगे $50,000 लेने, उसका रेट अभी बुक कर दें। बैंक ने कहा बुक्ड 160 रुपए। हमने 31 जुलाई वाले दिन डॉलर खरीदने हैं, उसका रेट अभी बुक कर लिया। 30 जून का दिन आया तो अब 30 जून पे भी तो कोई दोबारा बैंक के पास आ सकता था ना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम 1 मई वाले दिन बुकिंग करा के फायदे में रहे कि नुकसान में रहे। किस चीज की बुकिंग करा के, वो डॉलर जो 31 जुलाई को खरीदने हैं। तो 30 जून वाले दिन हम चेक करेंगे कि अच्छा अगर हम 30 जून वाले दिन जाके बुकिंग कराते इस चीज की, 31 जुलाई को डॉलर लेने आएंगे, तो बैंक हमें क्या रेट देता। तो टेबल में दूसरी लाइन है, बैंक्स 162.25 दे रहा है। बैंक अब लोगों को जो 31 जुलाई की डेट की बुकिंग करा रहे हैं अब उनको 162 रुपए दे रहा है। तो हम 2.25 रुपए फायदे में रह गए ना। तो जो 2.25 रुपए है ये हमारा फायदा हो गया और इस फायदे को हम P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे। और चूंकि फायदा हो गया तो इसके लिए हम फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर लेंगे। ये देखें 30 जून 2020 की एंट्री, 2.25 रुपए का फायदा हो गया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो गई। तो जो हमने फॉरवर्ड बुक किया था 30 जून, ईयर एंड पे आके उसको अपडेट किया और अपडेट करने से पता चला कि हम तब बुकिंग करके 2.25 रुपए फायदे में रह गए। तो वो 2.25 रुपए को हमने गेन बना के फाइनेंशियल एसेट डेबिट कर दिया। अच्छा अगर नुकसान में रह गए होते ना तो P&L डेबिट करते और नुकसान हो गया होता, हमें पैसे देने पड़ने थे कल को। पैसे देने पड़ने थे नहीं कहता मैं, इसको ऐसे कह लेते हैं कि हम अगर फायदे में रह गए तो फायदा हमारा कल को फायदा होगा, एसेट है। और अगर हम नुकसान में रह गए तो नुकसान हो गया तो ये लायबिलिटी बना लेते हैं इसको। पैसे नहीं आए गए हैं अभी, तो इसलिए अगर यहाँ पर फायदे की जगह नुकसान होता ना तो P&L डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं। अच्छा जी, अब 31 जुलाई का दिन वाकई आ गया। तो 31 जुलाई का जब दिन आया, अच्छा मैंने आपको कहा कि ये क्या है, ये वो जो शेयर वाली मिसाल समझाई थी कि ए लिमिटेड सिर्फ ज्वारिया है, इसको डॉलर चाहिए नहीं थे, वो जो शेयर वाली मिसाल मैंने बोली थी भी। 31 जुलाई का दिन आया, इस 31 जुलाई के दिन पे आके उसने बैंक से जाके 160 रुपए का डॉलर खरीदा
और 31 जुलाई वाले दिन, 31 जुलाई का दिन आ गया ना, उसने बैंक से डॉलर 160 का खरीदा, और चूंकि ज्वारिया था, डॉलर चाहिए थोड़ी थी, जाके मार्केट में बेच दिया। अच्छा, मार्केट में कितने का बिका? स्पॉट रेट का मतलब है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, तो मार्केट में जाके उसने 163.5 का बेच दिया, इस टेबल में जो तीसरी लाइन लिखी हुई है। तो इसको 3.5 का नुकसान हो गया, सॉरी फायदा हो गया। 160 का खरीदा 31 जुलाई को, और जाके मार्केट में 163.5 का बेच दिया, 3.5 का फायदा हो गया। लेकिन इस 3.5 के फायदे में से 2.25 का फायदा हमें ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर आए हुए हैं, तो मजीद 1.25 का फायदा हुआ, तो उसको मजीद हमने फायदा रिकॉर्ड किया। 31 जुलाई वाली ये एंट्री, तीसरी एंट्री देखें, ये जो भी आपकी स्क्रीन पे टॉप पे आ गई है, 2.25 तक तो फायदा कर चुके थे ना ईयर एंड पे, तो मजीद जो ऊपर वाला ₹1.25 का फायदा है, ये वो रिकॉर्ड हुआ। और अब इसकी जेब से कैश गया ना, कैश कितना गया? ₹160 दिए और 163 आ गए, तो नेट ₹3.5 कैश आया ना, तो ये नेट ₹3.5 का कैश, ये कैश डेबिट हो गया। और चूंकि वो फायदों की खुशी मना रहा था, और पीछे देखें फाइनेंशियल एसेट डेबिट करता आ रहा था, तो वो उसने फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट करके खुशी संभाल के रखी थी वो क्रेडिट, और अब कैश नेट उसके हाथ में 1,75,000 आ गया। ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और चूंकि स्पेकुलेशन था, तो इसकी अकाउंटिंग हो गई फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, ऑप्शन बताता हूँ। मिलता जुलता तो नहीं है खैर, लेकिन ऑप्शन बताता हूँ। ये जो मैंने आपको भी सारी मिसाल दी ना फॉरवर्ड की, इसी को मैं जबानी जबानी थोड़ा सा बदलता हूँ। मैं हेडिंग दे देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन की हेडिंग दे लेता हूँ, लेकिन इसी मिसाल को ना मैं जबानी जबानी थोड़ा सा बदलूंगा, ठीक है, जबानी बदलूंगा। नजर आपको ये स्क्रीन आ रही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं इसी मिसाल को ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। एक होती है, जब एग्जाम्पल 1 है ना, वो मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा वो कॉन्टेक्स्ट है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन का कॉन्टेक्स्ट है। एग्जाम्पल 1 ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। ए ने बैंक XY के पास जाके उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो मैं आपसे 4,000 शेयर्स खरीदूंगा, अगर मूड हुआ तो आप मुझे रेट दे दें। बैंक ने कहा कि ₹40 का आपको रेट दिया, बैंक ने ₹40 का रेट दे दिया, लेकिन ए कह रहा है कि मैं खरीदूंगा अगर मेरा दिल किया तो, ना दिल किया तो नहीं खरीदूंगा। इसको कहेंगे कॉल ऑप्शन। और बैंक को इस बात के ₹1 फीस दे दी। 31 मार्च का दिन आया, मार्केट में ये शेयर ₹45 का बिक रहा था। ए को खुशी हुई, ए बैंक एक्स के पास गया, ₹40 दिए, कहा लाओ मेरा शेयर, उससे शेयर लिया और मार्केट में जाके ₹45 का बेच दिया, तो ए को ₹5 का फायदा हो गया। या फिर मार्केट में ₹30 का था, ए ने देखा अच्छा ₹30 का शेयर है, बस वो फिर नीवा नीवा होकर निकल गया, बैंक के पास वो दोबारा गया नहीं। तो बैंक के पास 1 जनवरी वाले दिन जाके ए ने कॉल ऑप्शन ली थी, यानी खरीदने की ऑप्शन। फायदा नजर आया तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, फायदा नजर ना आया तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अब मैं एग्जाम्पल 2 को ऑप्शन से रिलेटेड बताता हूं, और उसके लिए मैं टर्म इस्तेमाल करने लगा हूं पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन का मतलब होता है बेचने की ऑप्शन। अब मैं एग्जाम्पल 2 को
ऑप्शन के कॉन्टेक्ट में बोलने लगा। ए 1 जनवरी वाले दिन बैंक के पास गया और बैंक से ये कहा कि मैं आपको 31 मार्च का जब दिन आएगा तो अगर मूड हुआ तो मैं आपको 4,000 शेयर्स बेचूंगा, मेरी मर्जी है, आप बस मुझे ओके करें। बैंक ने कहा जी ओके है, आप 40 रुपए का बेच देना ला के। अब ए ने बेचेगा वादा नहीं किया, ए ने कहा है अगर मेरा दिल हुआ तो बेचूंगा, आप तैयार रहना, इसको कहेंगे बेचने की ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो ए ने आज बैंक के साथ जाके पुट ऑप्शन एग्री की कि अगर कल मेरा मूड हुआ तो मैं आपको शेयर ला के 40 रुपए का बेच दूंगा। और इस बात की उसने बैंक को 1 रुपए फीस दे दी। 31 मार्च का दिन आया और 31 मार्च वाले दिन ए ने पहले मार्केट से जाके पता किया, मार्केट में शेयर 45 रुपए का मिल रहा था। तो ए ने सोचा मैं मार्केट से 45 का खरीदूं और बैंक को जाके ऑप्शन एक्सरसाइज करूं 40 का बेचूं तो मुझे क्या फायदा। तो ए साइड पे चला गया, उसने उस ऑप्शन को छोड़ दिया। लेकिन अगर मार्केट में ये शेयर 30 रुपए का था तो उसने मार्केट से उठाया और बैंक के पास आया, ले मैं तो आ गया वादे के मुताबिक, अब मुझसे ये शेयर 40 रुपए का ले। तो फॉरवर्ड और ऑप्शन में मेन फर्क सिर्फ इतना है कि फॉरवर्ड के अंदर खरीदना तय था, खरीदना ही, एग्जाम्पल 1 में खरीदना था 40 का। अब उस 40 का शेयर लेके मार्केट में निकलेगा, बिग प्रॉफिट पे बिक गया तो प्रॉफिट, लॉस पे बिक गया तो लॉस। ऑप्शन में खरीदना जिम्मेदारी नहीं थी, ऑप्शन थी, कॉल ऑप्शन। अगर उसको रेट अच्छा मिलता हुआ तो वो यहां से शेयर खरीदेगा और मार्केट में जाके बेचेगा। एग्जाम्पल 2, फॉरवर्ड में ये लाजिम था कि 31 मार्च का जब दिन आएगा तो ए बैंक को लाके देगा शेयर्स, बेचेगा, चाहे उसको फायदे में हो चाहे नुकसान में हो। लेकिन पुट ऑप्शन ये थी कि उसने बैंक से कहा कि अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपको लाके बेचूंगा वरना रहने दूंगा। तो फॉरवर्ड और ऑप्शन में बाइंडिंग होने का फर्क है। इस सवाल में से ये बी पढ़ के देखें। चले पढ़ ली। 1 जून वाले दिन बी लिमिटेड ने एमएल नामी किसी कंपनी के 2,000 शेयर्स खरीदने की ऑप्शन ली। किससे ली? जिससे भी ली। टर्म्स क्या तय हुई? 45 रुपए एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस वही जो पीछे सवाल में मैंने मिसाल में 40 रुपए बोली ना, वो उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। 1 जून 2020 को बी लिमिटेड किसी के पास जाके कॉल ऑप्शन करके आया, यानी वो ये कह के आया है कि जब 31 अगस्त का दिन आएगा तो मेरी मर्जी होगी तो मैं आपसे 2,000 शेयर्स 45 रुपए के खरीद लूंगा। इस बात की फीस पे की है उसने 2 रुपए। चाहिए बीएफडी का कॉन्सेप्ट है कि ये जो फीस पे की है ना प्रीमियम, उस दिन उस पर्ची की वर्थ, जैसे वो हम आईएफआरएस 2 में भी पढ़ते रहे ना, पर्ची की एक वर्थ होती थी। तो ऑप्शन की इस पर्ची की जो वर्थ होगी वो बाय डिफॉल्ट वो 2 रुपए वो प्रीमियम के बराबर होगी। तो पहले दिन फेयर वैल्यू तो पीएनएल में क्या होता है, इनिशियली फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है हर ईयर एंड पे, और डी रिकग्निशन पे फेयर वैल्यू पे अपडेट होता है और गेन लॉस पीएनएल पे जाता है। तो 1 जून 2020 को 2,000 शेयर्स खरीदने की ऑप्शन ली है। क्या कि जब 31 अगस्त का दिन आएगा तो 45 रुपए का एक शेयर हम खरीदेंगे अगर मूड हुआ तो। इनिशियली इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 2 रुपए, यानी इस ऑप्शन की वर्थ 2 रुपए है, इस पर्ची की वर्थ 2 रुपए है, और अभी हमारी जेब से भी 2 रुपए जा रहे हैं। तो कैश क्रेडिट, और चूंकि इस पर्ची की वर्थ है तो ये हमारा एक एसेट है। एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट देखें पार्ट बी के अंदर, ये ऊपर टॉप पे एंट्री नजर आ रही है आपको। फाइनेंशियल एसेट डेबिट 2 रुपए और कैश क्रेडिट 2 रुपए से। ठीक है, 2,000 ऑप्शन थी ना, तो 4,000 रुपए हो गया। अब हमने क्या करना है, हर ईयर एंड पे और फाइनली सेटलमेंट डेट के ऊपर फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। ईयर एंड आ गया। जब ईयर एंड आया
तो यानी 30 जून, तो इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू, ये दूसरा वाला कॉलम, 5.5 रुपए हो गई। तो 3.5 रुपए का फायदा हो गया ना। अच्छा, ऑप्शन की वैल्यू 5.5 रुपए क्यों हो गई? क्योंकि देखिए हमारे पास है कॉल ऑप्शन, यानी शेयर 45 रुपए का खरीदने की ऑप्शन। जैसे जैसे शेयर मार्केट में महंगा होता जाएगा ना, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी कि हमने तो इसको लॉक किए हुई प्राइस। तो 5.5 रुपए। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है ना, आप इसको IFRS 2 से लिंक कर सकते हैं। वहां भी ऑप्शंस की फेयर वैल्यू हुआ करती थी, जो जरूरी नहीं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो, जरूरी नहीं थी, फेयर वैल्यू भी हो सकती थी। तो ये आपको दूसरे कॉलम में फेयर वैल्यू दी हुई है। तो ऑप्शन की फेयर वैल्यू ईयर एंड पे आके 5.5 हो गई। हमने 2 रुपए पे रिकॉर्ड किया था, अब उसकी वैल्यू, उस पर्ची, हमारे पास एक पर्ची है, उसकी वर्थ 3.5 रुपए और बढ़ गई। 3.5 रुपए का गेन हो गया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। ये देखिए जो आपकी एंट्री स्क्रीन पे ऊपर टॉप पे आ रही है, 3.5 इंटू 2,000 रुपए, तो इतना और फायदा हो गया, फाइनेंशियल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। अब फाइनली 31 अगस्त का दिन आ गया। 31 अगस्त के दिन हम देखेंगे कि मार्केट में शेयर है 57 रुपए का, तो हमें फायदा हो रहा है ना। तो हम जाएंगे, जिससे ऑप्शन ली थी उसको कहेंगे ये लो 45 रुपए, दो हमें शेयर, उससे शेयर लेंगे और मार्केट में जाके 57 रुपए का बेच देंगे, और ऐसा करने से हमें 12 रुपए का फायदा हो गया। अच्छा, इस 12 रुपए के फायदे में से हम 5.5 रुपए का फायदा पहले ही रिकॉर्ड कर चुके होंगे। तो अब जो मजीद फायदा हो रहा है, मजीद फायदा, वो 6.5 रुपए हो रहा है। उस 6.5 रुपए की ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एंट्री आ रही है, 12 माइनस 5.5। इतना फायदा और रिकॉर्ड हुआ। अब टोटल हमारा 12 रुपए फायदा रिकॉर्ड हो चुका। अब आप कैश की मूवमेंट देखिएगा, 45 रुपए कैश दिया और 57 रुपए कैश आ गया, तो 12 रुपए का कैश आ गया इंटू 2,000, तो 24,000 रुपए कैश आया। और ये सारा हमारा फायदा है ना, उस फायदे को हम थोड़ा थोड़ा करके पीछे एंट्रीज में रिकॉर्ड कर चुके हुए थे, तो वो अब हमारी तरफ से वो फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट हो गई, ये नेट कैश डेबिट हो गया। ये हो गई ऑप्शन। और ऑप्शन और फॉरवर्ड दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ फर्क क्या था कि फॉरवर्ड में हमने खरीदना था तो पक्का खरीदना था, ऑप्शन में अगर कॉल ऑप्शन थी तो वो खरीदने की ऑप्शन थी, फायदा नजर आना था तो खरीदना था, वरना नहीं खरीदना था। ये हो गया फॉरवर्ड और ऑप्शन। नहीं जी, ये हो गए फॉरवर्ड और ऑप्शन। अब आते हैं जनाब फ्यूचर पे। अच्छा, ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। BFD में इसको पढ़ाने के लिए पूरी पूरी क्लास इसका कॉन्सेप्ट समझाने में निकलती है, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन और बहुत क्लासेस लगती हैं उस पर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है फ्यूचर का।
रिपोर्टिंग में जिस हद तक मैं इसको समेट मतलब हदूद में रहते हुए समझा सकता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पंडोरा बॉक्स है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको मोटी मोटी बात कन्वे कर जाऊं, कोशिश करूंगा मैं पूरी। दो मिसालों से समझाऊंगा, जितना उन मिसालों से बता रहा हूंगा ना, बस उतने को हजम कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप बीएफडी पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये मैं आपको ना दो मिसालों से समझाने लगा, पहले लाल वाली मिसाल से समझाते हैं। एक है जी कंपनी ए। कंपनी ए ने कंपनी ए 1 जनवरी 24 को एक मार्केट में गई, जिस तरह स्टॉक मार्केट होती है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है, उस तरह से फ्यूचर भी एक मार्केट है, जहां पर वो फिल्मों में डायलॉग है ना कि वो ख्वाब बेचता खरीदता है, तो फ्यूचर मार्केट में ना वादे खरीदे बेचे जाते हैं। कंपनी ए 1 जनवरी 24 वाले दिन फ्यूचर मार्केट में गई और एक, मैं यहां पर जो टर्म लिखने लगा हूं ना, सेंटेंस, वो काले रंग से लिखता हूं, पहले लिख लूं फिर उसका मतलब बताऊंगा। सेल 30 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 5,000 टन कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ कॉटन फ्यूचर्स विद 31 मार्च मेच्योरिटी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि हम 1 जनवरी वाले दिन एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, हम उस मार्केट में गए और उस मार्केट में जाने के बाद हमने ये वादा किया है कि जब 31 मार्च का दिन आएगा, देखिए जितना हजम होना उतना हजम करिएगा, उस पर सब्र शुक्र करिएगा। जब जब 31 मार्च का दिन आएगा, हम वादा कर रहे हैं, इस मार्केट में जाके हम वादा करके आ रहे हैं कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम, जिस तरह होता है ना, जब एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो फर्ज करें एटीएम से 5,000 का नोट निकल रहा है, तो हमने जब 30 नोट निकाले, 5,000 के 30 नोट, तो उसका मतलब है 1.5 लाख रुपए एटीएम से हमने निकाल लिया। असल में वो 5,000 के 30 नोट है, टोटल 1.5 लाख बन गया। तो हमने 1 जनवरी वाले दिन इस मार्केट में जाके किसी से वादा किया, उस मार्केट के ऑर्गेनाइजर से वादा किया है कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम 5,000 टन का एक वादा है, हम 30 वादे कर रहे हैं। इसका मतलब 1.5 लाख टन कॉटन हम बेचेंगे
एट प्राइस रुपीज 80,000 रुपये पर टन। प्राइस तो लिखी नहीं थी मैंने। हम लोग 1 जनवरी 24 को मार्केट में जाके वादा करके आ रहे हैं कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम 5,000 टन का एक वादा है, तो हम 30 वादे कर रहे हैं, यानी 1.5 लाख टन बेचेंगे। जो पहला वर्ड मैंने सर्कल किया ना, सेल, हम बेचेंगे 80,000 रुपए पर टन। 80,000 रुपए पर टन। ये हमने 1 जनवरी वाले दिन जाके वादा कर लिया। अब क्या हुआ, अट्ठाईस फरवरी का दिन आया। अच्छा, अब ये हम 28 फरवरी को दोबारा क्यों जा रहे हैं मार्केट में, ये बीएफडी की बात है, बस जा रहे हैं। हम 28 फरवरी को दोबारा जा रहे हैं मार्केट में। सॉरी, मैंने पॉज किया, वो एक मैसेज कर रहा था, मैं भूल गया, मैंने पॉज नहीं किया हुआ। चलो खैर, कोई बात नहीं। 28 फरवरी का दिन आया और अब ये काले की जगह ना नीला पेन कर लेते हैं। हम इस मार्केट में दोबारा गए और अब की बार मैं सेम वर्डिंग
दोबारा लिखने लगा हूँ। सेम वर्डिंग में दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा था? सेल थर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 5,000 टन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो 80,000 रुपए है ना, और जो मैं अभी नीला वाला लिखूंगा, ये उस मार्केट में प्राइस तय होती है, जैसे भी होती है बीएफडी में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ कॉटन फ्यूचर्स विद 31 मार्च मेच्योरिटी एट प्राइस रुपीज 78,000 पर टन। अच्छा, अब मैं इसको ना दोनों को पढ़ा जा रहा है। हाँ जी, पहले काला वाला बताता हूँ। हम 1 जनवरी 24 को इस मार्केट में गए थे, और हमने ये जो मैंने काला काला लिखा है ना, इसका मतलब ये था कि हम वादा कर रहे हैं कि 5,000 टन वाला एक वादा, तो 30 वादे, यानी टोटल 1.5 लाख टन कॉटन बेचेंगे जब 31 मार्च का दिन आएगा 80,000 रुपए पर टन के रेट पे। 28 फरवरी को हम दोबारा गए। 28 फरवरी को क्यों गए, ये बीएफडी की बात है। हम 28 फरवरी को दोबारा गए, और 28 फरवरी को जाके हम एक और वादा कराए कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम 5,500 वाले 30 वादे, यानी टोटल 1.5 लाख टन कॉटन खरीदेंगे 78,000 78,000 पर टन के रेट पे। अब इस मार्केट में हमारे दो वादे तैर रहे हैं। एक वादा है 31 मार्च वाले दिन 80,000 पर टन पे बेचने का। एक वादा हम अभी अभी कराए 31 मार्च वाले दिन 78,000 पे खरीदने का। जैसे ही हमने ये वादा दूसरा वाला किया ना, सिस्टम हमारा नेट रिजल्ट करके हमें पैसे ले दे कर लेगा। सिस्टम के अंदर नीला वाला वादा आते ही, इसको क्लोज करना भी कहते हैं, नीला वाला वादा एंटर होते ही हमारे दोनों वादे आपस में ऑफसेट हो जाएंगे। और इसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि एक वादा है 80,000 के रेट पे बेचने का, एक वादा है 78 के रेट पे खरीदने का। 2,000 प्रॉफिट हो गया। अब उस 2,000 प्रॉफिट का नेट टोटल रिजल्ट ये निकलेगा। अब वो हरा हरा रिजल्ट निकाल देते हैं। 2,000 रुपए का हो गया प्रॉफिट पर टन, 2,000 पर टन। एक कॉन्ट्रैक्ट में है 5,000 टन और 30 वादे हैं, तो इतना टोटल प्रॉफिट हमें मिलेगा जितना भी ये बनता है। मेरा ख्याल है 10 मिलियन और 300 मिलियन। इतने रुपए हम लेके तो अल्लाह हाफिज करके आ जाएंगे। इसी तरह से अगर ये जब हम नीला वादा करने जा रहे थे, जब हम ये नीला वादा करने जा रहे थे, तो अगर इस वक्त रेट 78 की बजाय 84 चल रहा होता तो नीला वादा एंटर हो। अच्छा देखें, फ्यूचर बीएफडी में डिटेल है, इसमें आप सिर्फ कैलकुलेशन समझ लें, बहुत है रिपोर्टिंग के लिए। क्या बोल रहा था मैं, खांसी में बात ही इधर उधर हो गई। हाँ, आप सिर्फ कैलकुलेशन समझ लें
कि हम जिस दिन ये नीला वादा एंटर कर देंगे उस दिन सिस्टम हमारा इन वादों को ऑफसेट करके नेट रिजल्ट हमें बताएगा और हम वो नेट रिजल्ट पे या रिसीव करके मामला खत्म कर लेंगे। सिस्टम ने 28 फरवरी को आके हमारा वादा एंटर करके कहा कि आपको 2000 का प्रॉफिट है, ये ले पैसे। मैं कह रहा हूं कि अगर हम जब नीला वादा करने जाते और उस वक्त रेट 78 नहीं 84 चल रहा होता तो हमें 4000 का लॉस हो जाता ना, तो हमें फिर ये पैसे दे के आने पड़ते। 4000 का लॉस होता तो हमें 600 मिलियन दे के आने पड़ते। अब सवाल ये है कि हम ना जाए, वो अगले पकड़ के हमें वापस ले आएंगे, हमें मार्केट में दोबारा जाना ही जाना होगा। यही तो जुआ हो रहा है यहाँ कि रेट के कम ज्यादा होने पे यहाँ पर ज्वारिया जो है वो फायदा नुकसान में एक्सपोज हो रहा है। तो फ्यूचर मार्केट में सिर्फ जबानी वादे हो रहे हैं, असल में ना कॉटन खरीदी जानी है ना बेची जानी है, सिर्फ और सिर्फ एक वादा। उसके बाद जब दूसरा वादा होगा तो वो दोनों वादों को ऑफसेट करके नेट रिजल्ट फायदा होगा तो पैसे लेके आ जाएंगे, नुकसान होगा तो पैसे दे के आ जाएंगे। ये ट्रांजेक्शन नंबर सी पढ़ के देखें, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलें पढ़ लिया। 1 जून को हम फ्यूचर मार्केट में गए और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज 150 बैरल, वो मैंने 5000 टन लिखा था ना, अब जहां 150 बैरल के 12 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए। वो जो मैंने पिछली मिसाल में सेल लिखा था ना, पहला काला वाला वादा, अब काला वाला वादा है बाय का। क्रूड ऑयल के, उस मिसाल में कॉटन रखी थी मैंने, यहाँ क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के 150 बैरल एक वादा है, टोटल 12 वादे किए कि जब 30 सितंबर आएगा तो हम 12 इंटू 150 यानी 1800 1800 बैरल क्रूड ऑयल खरीदेंगे। ये हमने 1 जून को फ्यूचर मार्केट में जाके वादा कर लिया और इसके लिए उस दिन जो वादे की, जो मैंने पिछली मिसाल में 80,000 रुपए लिखा था ना, वो यहाँ 10,000 रुपए है। ये आपको टेबल में पहली फिगर नजर आ रही है, 1 जून को 10,000। तो इस मिसाल के साथ जो मैंने यहाँ सेल लिखा हुआ है काला वाला, आप उसको बाय कर लें, 30 कॉन्ट्रैक्ट 12 कर लें, 5000 कॉन्ट्रैक्ट साइज 150 बैरल कॉन्ट्रैक्ट साइज कर लें, 30 सितंबर 31 मार्च की जगह 30 सितंबर कर लें, 10,000 रुपए कर लें 80,000 की जगह। उसके बाद हम दोबारा गए मार्केट में, जब भी ईयर एंड पे अपडेट करना है। ईयर एंड पे अपडेट करने का मतलब है अभी गए नहीं है, ईयर एंड पे भी गए नहीं है। ईयर एंड पे हम, अच्छा मैंने कहा था ना कि अगर नुकसान हो रहा है तो मार्केट में क्यों जाएं। जो मेच्योरिटी डेट होगी ना, अगर हम उससे पहले नहीं जाएंगे तो मेच्योरिटी डेट पे तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो खुद बुला लेंगे। तो मेच्योरिटी डेट पे तो जाना पड़ेगा, उससे पहले जाना है कि नहीं जाना, ये आपको सवाल का कॉन्टेक्स्ट बताएगा और बीएफडी बताएगा। लेकिन अगर नहीं जा रहे तो मेच्योरिटी डेट पे तो जाना ही पड़ेगा। अब यहां लिखा हुआ है कि ये नहीं लिखा कि हम मार्केट में कब गए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेच्योरिटी डेट पे फाइनली जाना पड़ेगा।
ईयर एंड पे चूंकि हमने फेयर वैल्यू गेन लॉस अपडेट करना है, तो ईयर एंड पे हम सिर्फ ये चेक करेंगे, सिर्फ, अच्छा पहला वादा हमने क्या किया हुआ है, 1 जून को खरीदने का वादा किया हुआ है 10,000 रुपए पे। ईयर एंड पे हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि अगर हम अभी चले जाएं, सिर्फ झांक के देखेंगे, अगर अभी चले जाएं और दूसरा वादा कराएं, अच्छा पहला वादा क्या किया हुआ है, बाय का, अगर हम 30 जून पे चले जाएं और अब दूसरा नीला वाला वादा कराएं तो यकीनन सेल का वादा करना पड़ेगा, अपोजिट वादे होते हैं। अगर अभी ईयर एंड पे चले गए और सेल का वादा करने गए तो 9800 का रेट मिलेगा। तो अगर ईयर एंड पे जाके हमने सेल का वादा किया तो 200 रुपए का नुकसान है, 200 रुपए पर बैरल इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट में 150 बैरल इनटू 12 कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं यही बात जबानी बोल रहा हूं जो मैंने यहां लिखी हुई है, ये हरी हरी बात जो लिखी हुई है। 2000 की जगह 200 रुपए, 5000 टन की जगह 150 बैरल, 30 कॉन्ट्रैक्ट की जगह 12 कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें ईयर एंड पे खड़े खड़े इतना नुकसान हो रहा है, अभी दिए नहीं है पैसे लेकिन नुकसान नजर आ रहा है, तो P&L डेबिट और नुकसान नजर आ रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट। फिर जब फाइनली हम बीच में नहीं गए, फाइनली 30 सितंबर आ गई और 30 सितंबर को बहरहाल जाके हमें सेल का वादा एक्चुअली करना पड़ गया। तो अब जब सेल का वादा करना पड़ा 30 सितंबर पे तो वो 9450 पे हुआ, मजीद नुकसान हो गया। अब इस मजीद नुकसान में P&L मजीद डेबिट होगा और लायबिलिटी क्रेडिट होगी। मजीद नुकसान यानी 200 तक तो नुकसान हम ले गए थे ना, उससे ऊपर जो मजीद 350 का नुकसान है वो और नुकसान डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। और वो जब हम आखिरकार 30 सितंबर को जाके नीला वाला वादा करेंगे तो ये टोटल नुकसान हमें पे करके आना पड़ेगा। तो कैश क्रेडिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, ये देख लें। पहले दिन कोई एंट्री नहीं, ईयर एंड पे आके 200 रुपए का नुकसान, ये 200 रुपए का नुकसान देखिए, 200 रुपए इंटू 150, ये वर्किंग वन दिखा रहा हूं, 30 जून 20, 200 रुपए पर बैरल इंटू 150 बैरल एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटू 12 कॉन्ट्रैक्ट, ये टोटल 3,60,000 का नुकसान हो गया। ये हमने 3,60,000 की एंट्री कर ली जो आपको टॉप पे नजर आ रही है। फिर फाइनली सेटलमेंट डेट पे दोबारा अपडेट किया और जब सेटलमेंट डेट पे अपडेट किया जब सेटलमेंट डेट पे अपडेट किया तो अब देखें टोटल नुकसान 550 है, मैंने भी वही जबानी बोला था, लेकिन इसमें से हम 200 तो पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, तो जो ऊपर वाला 350 है वो मजीद रिकॉर्ड हो गया, ये वाला, ये जो टॉप पे नजर आ रहा है। और फिर फाइनली 30 को हमें नेट जेब से पैसे देके जान छुड़ानी पड़ी, ये वो एंट्री, ये हो गया जी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और इसका लास्ट स्वैप, ये डी पढ़ लें, ये मैं आपको स्वैप समझा देता हूं। ये फ्यूचर हो गया, स्वैप, स्वैप होता है एक्सचेंज करना। जैसे मैंने ये पेन खरीदा, मेरे दोस्त ने ये पेन खरीदा, तो खरीदा हमने अपने अपने हैं, फिर आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो ये स्वैप हो गया। इसकी मिसाल ऐसे समझाता हूं कि ये मैं आपको इसकी नीली नीली मिसाल समझाता हूं। ए और एक है बी, ये दो दोस्त हैं। ए ने 100 मिलियन का लोन लिया एट काइबर, बी ने भी इत्तेफाक से 100 मिलियन का लोन लिया एट 12%। अब ए ने जो लोन लिया है, ए ने अपने बैंक को हर साल काइबोर जो चल रहा होगा वो पे करना है और बी ने अपने बैंक को 12% पे करना है। ए को लगा कि ये क्या कर बैठा, उसने काइबोर क्यों ले लिया, रेट तो कल को बढ़ जाएगा, गलती हो गई उससे। बी को लगा कि उसने ये क्या किया, 12% पे लोन क्यों ले लिया, कल को तो रेट गिर जाने हैं। दोनों को अपोजिट एक्सपेक्टेशन है, तो ए और बी ने अपनी, चूंकि इनकी अपोजिट एक्सपेक्टेशन थी,
ए लोन ले चुका है काइबोर पे और बी लोन ले चुका है 12 पे। अब इन दोनों की सोच अपोजिट है और इनको पछतावा हो रहा है कि हमने क्या किया। अच्छा, ये मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूं ना, ये दे मैं आपको एक्चुअली स्वैप हेजिंग की रहा हूं, लेकिन समझाने में मुझे हेजिंग आसान है, इसलिए यहां पर आके मैंने हेजिंग मिसाल बना ली। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों ने आपस में ये तय किया कि अपने अपने बैंक को तो हम जो ऑफिशियली तय किया है वही करेंगे, लेकिन हम लोग ना आपस में, ए कह रहा है कि मैं तुम्हें काइबोर पे कर दूंगा, यानी जितने रुपए बनते होंगे 100 मिलियन पे, और बी कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, बी कह रहा है ए को कि मैं तुम्हें काइबोर अपनी जेब से दे दिया करूंगा, तो ए कह रहा है जी वेलकम, मैं तुम्हें 12% अपनी जेब से दे दिया। ये दोनों ने आपस में तय कर लिया। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि ए और बी एक्चुअली अपने अपने बैंक को, एक्चुअली ये काइबोर पे करेगा, काइबोर पे करेगा मतलब जितने रुपए बनते होंगे, ये 12 पे करेगा, और स्वैप के तहत ए बी को 12 देगा, बी को 12 मिल रहा होगा, और बी ए को काइबोर देगा, काइबोर देगा मतलब जितने रुपए बनते होंगे, तो ए को रिसीव हो रहा होगा। तो फिर इनका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि बी की जेब से नेट काइबोर जा रहा होगा और ए की जेब से नेट 12 जा रहा होगा। तो ये जो बीच में हरा हरा है ना, ये स्वैप होता है, और ये मैंने इस वक्त जो मिसाल दी है ये असल में इंटरेस्ट रेट स्वैप की मिसाल हो गई है। करेंसी स्वैप भी होता है लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिपोर्टिंग की हद तक इंटरेस्ट रेट स्वैप फिर किसी हद तक बेहतर है। तो स्वैप में क्या हो रहा है कि एक कंपनी का फ्लोटिंग रेट के ऊपर लोन है और दूसरी का फिक्स्ड रेट के ऊपर है। फ्लोटिंग रेट होता है जो काइबोर से लिंक्ड होता है। ये दोनों अपनी अपनी हालतों से खुश नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की हालतें एक्सचेंज ऐसे कर लेते हैं कि जो अपने अपने बैंक से अरेंजमेंट है वो अपनी जगह चलेगा, और आपस में ये एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेते हैं। उससे क्या हुआ कि अब देखें ए असल में बैंक को काइबोर दे रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके देखें नेट उसकी जेब से 12% जा रहा है। 12 मिलियन कह रहे हैं क्योंकि मैंने परसेंटेज बना 100 मिलियन कह दिया ना। बी अपने बैंक को 12 मिलियन पे कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली उसकी जेब से काइबोर जितनी अमाउंट बनती है वो जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 का पॉइंट डी देखिए। चलिए पढ़ लिया। कंपनी ए ने 2 मिलियन का लोन लिया हुआ है और 10% पे। कंपनी बी ने 2 मिलियन का लोन लिया हुआ है काइबोर पे। भाई 100 मिलियन की जगह 10 मिलियन हो गया, 12 की जगह 10 हो गया, सॉरी 100 मिलियन की जगह 2 मिलियन हो गया और 12% की जगह 10% हो गया। 1 जनवरी 19 को दोनों ने तय किया कि हम स्वैप कर लेते हैं, और मैंने चूंकि वैल्यूज डालनी थी तो मैंने 19, 20, 21 इसमें इंटरेस्ट रेट्स काइबोर डिफाइन करती है।
अब हम ए की बात करते हैं। कंपनी ए के पूछे मैंने, तो कंपनी ए ने लोन लिया 1 जनवरी 19 को, या लिया हुआ था पहले, ये डी लिया हुआ था। 31 दिसंबर 19 आया, तो इसने अपने बैंक को 2 मिलियन पे 10% इंटरेस्ट दिया। सवाल की पहली लाइन जो कि आपकी स्क्रीन के टॉप पे आ रही है, इसने अपने बैंक को 10% इंटरेस्ट पे किया, 2 मिलियन पे 10%, ये 2 लाख रुपए की देखें एंट्री हो गई पहली, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट बैंक क्रेडिट। और काइबोर भी 10 था। अच्छा, ये मैं आपको ना ये सामने सवाल खोला हुआ है ना, इसी पे चीज बना देता हूँ, ये वाली चीज बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ए अपने बैंक को 10 देगा और बी से 10 लेगा और काइबोर देगा। ये पहली जो 2 लाइनें लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि ए ने अपने बैंक से 10% पे लोन लिया हुआ है, तो एक्चुअली 10% बैंक को दे रहा होगा जितने रुपए बनते होंगे, बी से 10 लेके काइबोर उसको दे रहा होगा, ये वाली चीज। इस मिसाल में आप समझें बी वाली पोजीशन आ गई कि इसने बैंक से फिक्स पे लोन लिया हुआ है, तो ये जितने फिक्स पे बैंक से लिया हुआ है ए से उतना रिकवर कर रहा है और काइबोर ए को दे रहा है, तो ये बस ए की जगह बी आ गया। तो 31 दिसंबर 19 पे क्या हुआ कि एक्चुअली बैंक को 10 दिया और ये 10 की एंट्री हो गई, 2 लाख रुपए, और 2019 के लिए एप्लीकेबल रेट चूंकि 10% था, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो स्वैप का एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, इसलिए स्वैप के तहत मजीद कुछ नहीं हुआ। 2020 आया। 2020 में क्या हुआ? 2020 में यह हुआ 2020 में यह हुआ कि काइबोर है 8%। 2020 में काइबोर 8% है, तो बैंक ने सॉरी ए ने अपने बैंक को तो इंटरेस्ट वही 10% ऑफ लोन देना था, ये दे दिया। 31 दिसंबर 20 पहली एंट्री देखिए, 2 लाख रुपए दे दिया। लेकिन स्वैप में यह हुआ स्वैप में यह हुआ कि काइबोर 8 था, ये मैं इधर कलर चेंज करके बताता हूं। स्वैप में इसने बी से 10 बी से 10 लेना था और काइबोर उसको देना था, और काइबोर 8 है, यानी इसने नेट बी से 2% लेना था, तो 2% लेने की ये देखें ये एंट्री होगी, पहली एंट्री, ये नेट इसने बी से 2% ले लिया। 31 दिसंबर 21 आ गया। 2021 में भी यही हुआ। अब हम कलर नीला कर लेते हैं। अपने बैंक को उसने 10 दिया। अब स्वैप क्या था? बी से 10 लेना था और बी को काइबर देना था, ये। तो नेट बी को अब ये 3% अपनी जेब से मजीद पे करेगा, ये देखें 3 पे कर दिया, ये 60,000। तो इस सवाल में देखें 31 दिसंबर 19 पहली एंट्री, 31 दिसंबर 20 तीसरी एंट्री, 31 दिसंबर 21 नहीं किधर गया, सॉरी 31 दिसंबर 19 पहली एंट्री, 31 दिसंबर 20 दूसरी एंट्री, 31 दिसंबर 21 चौथी एंट्री। ये रेगुलर देखिए वही 2-2 लाख की हो रही है, जो ये अपने बैंक को ऑफिशियली 10% इंटरेस्ट पे कर रहा है। 2020 में स्वैप के तहत इसको बी से
2% मिलना था और 2021 में इसने 3% बी को देना था। ये जो मैंने हरा और नीला किया हुआ है इसकी फिर उसने एंट्री कर दी। ये होता है स्वैप। अब आप एक काम क्या करें कि ये मैंने आपको इन चारों के बारे में ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी होती क्या है, और उसके बाद इन चारों एग्जांपल्स की मैंने देखें छोटी छोटी सी अंग्रेजी लिखी हुई है। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ लेंगे तो ये मैंने आपको सारे इस लेक्चर में ये डेरिवेटिव समझाए हैं। और इन डेरिवेटिव्स का जो यूज होता है वो स्पेकुलेशन होती है या हेजिंग होती है। और मेजरमेंट ये मैंने यही बात बताई थी कि इफ यूज फॉर स्पेकुलेशन तो डेरिवेटिव्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग है एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ये मैंने आपको जो अंग्रेजी अभी बताई है यही सब है जो पिछली एक सवा घंटे से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से समझा रहा था। अब हमने ना अगली क्लास में, अभी मैं आपको बैडेड डेरिवेटिव एक चीज पढ़ाने लगा हूँ। अगली क्लास के अंदर जो कि कैमरा रिकॉर्डिंग कोई क्लासरूम वाली होगी, पहले मेरा प्लान ये था कि मैं उसकी भी ना ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग कराऊं, लेकिन है वो बहुत मुश्किल। तो मैं चाहूंगा कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो सवाल भी पूछ सकें उसमें। तो इसलिए फिर वो मैं आपको जो अभी मैं जो ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ ना, ये सैटरडे है, तो 2 दिन बाद यानी मंडे आएगा तो उस क्लास में फिर मैं ये सब करवा रहा हूँ, लेक्चर 40 to 43। और उससे अगली क्लास में फिर मैं इंशाल्लाह कंसोलिडेशन शुरू करा दूंगा। ठीक है, उससे अगली क्लास में इंशाल्लाह कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इस लेक्चर की ना लास्ट चीज एम्बेडेड डेरिवेटिव, ये समझ लें क्या होता है। हेजिंग में अगली क्लास में बताऊंगा। अगर वो जो पढ़े थे उधर पिछली क्लास में कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो इन्वेस्टर ने किसी कंपनी के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स खरीदे, खरीदे वहां तो हम इशू कर रहे थे ना, खरीदे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स खरीदे। अब जिसने खरीदे हैं उसने खरीदे तो डिवेंचर्स हैं, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो एंड पे पैसे भी ले सकता है और शेयर में कन्वर्ट भी करा सकता है। तो जिसने डिबेंचर खरीदे हुए हैं, खरीदे उसने डिबेंचर हैं, लेकिन इस डिबेंचर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी छुपा हुआ है। तो इस कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदने को कहेंगे कि ये एक एम्बेडेड डेरिवेटिव है, इसमें ऑप्शन छुपी हुई है। और मिसाल किसी कंपनी से गाड़ी खरीदी और जो गाड़ी खरीदी वो थोड़ी सी महंगी खरीदी, क्योंकि जिस कंपनी से गाड़ी खरीदी थी उन्होंने कहा जी कि हम आपको साथ एक कूपन दे रहे हैं, बेच आपको गाड़ी रहे हैं, लेकिन साथ एक कूपन भी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमारा शेयर अगले 1 साल के अंदर अंदर आप 50 रुपए का खरीद सकते हैं। 50 रुपए देना, शेयर खरीद देना, इसको वारंट भी कहते हैं, ऑप्शन को वारंट भी कह सकते हैं। खरीदने वाले ने खरीदी गाड़ी है, लेकिन उसको इस गाड़ी खरीदने के लिए जो पैसे देने पड़े हैं वो थोड़े से ज्यादा दिए हैं, और साथ उसको एक पर्ची मिल रही है कि अगर गाड़ी के सेलर का शेयर खरीदना चाहे तो ये गाड़ी का बायर उससे वो शेयर खरीद सकता है 50 रुपए में। अब खरीदी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी खरीदने की ट्रांजेक्शन में साथ एक ऑप्शन भी मिल रही है, तो इसको कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। और इस गाड़ी खरीदने को, कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदने को हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर गाड़ी खरीद रहे हैं
तो उसमें गाड़ी खरीदना भी है और ऑप्शन लेना भी है। ये पहली लाइन का मतलब है, एन एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अ कंपोनेंट ऑफ अ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट दैट आल्सो इंक्लूड्स नॉन डेरिवेटिव होस्ट। यानी गाड़ी खरीदना, तो गाड़ी खरीदना नॉन डेरिवेटिव होस्ट है, इसके साथ ऑप्शन जुड़ी हुई है, तो फिर ये एक डेरिवेटिव है। इसी तरह हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो उन डिबेंचर्स खरीदने में नॉन डेरिवेटिव होस्ट है डिबेंचर्स का खरीदना, और साथ एक कन्वर्जन की ऑप्शन भी है, ये डेरिवेटिव है। इसको कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। इसकी सादी सी अकाउंटिंग है। वो सादी सी अकाउंटिंग ये है कि ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये सारा कुछ यही बताया जो मैंने आपको भी समझाया है। अकाउंटिंग इसकी ये इफ द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, यानी गाड़ी खरीदना, तो फिर एम्बेडेड डेरिवेटिव उस होस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग रिकॉर्ड होगा। देन एन एम्बेडेड डेरिवेटिव शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट। यानी अगर गाड़ी खरीदी है 50 लाख की, तो 50 लाख सादी गाड़ी से थोड़े ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि साथ शेयर ऑप्शन मिली हुई है। तो अगर गाड़ी 50 लाख की खरीदी है, तो कैश तो हो गया 50 लाख क्रेडिट। वो जो साथ ऑप्शन है ना, उसकी भी उस वक्त कोई वर्थ हो सकती है। फर्ज करें उस ऑप्शन की वर्थ है उस वक्त 50,000 रुपए, तो गाड़ी 49.5 लाख से अलग डेबिट होगी, फाइनेंशियल एसेट 50,000 से अलग डेबिट होगा, और कैश 50 लाख क्रेडिट हो जाएगा। ये इस स्क्रीन के टॉप पे जो लाइन आ रही है कि इफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, तो फिर गाड़ी को अलग डेबिट 4.95 मिलियन का, 50,000 से फाइनेंशियल एसेट अलग डेबिट, जो कि हमारे पास एक ऑप्शन है डेरिवेटिव, और कैश क्रेडिट 50 लाख। ये पहले का मतलब है। और हाउएवर इफ होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल एसेट, अगर होस्ट फाइनेंशियल एसेट है, तो फिर अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर डिबेंचर्स हमने जितने खरीदे हैं, बस डिबेंचर्स डेबिट और कैश क्रेडिट, फिर डेरिवेटिव को अलग तोड़ने की जरूरत नहीं है। होल कॉन्ट्रैक्ट इज अकाउंटेड फॉर एज पर IFRS 9। ये एम्बेडेड डेरिवेटिव के बारे में ये रूल है। और एक दो सवाल इसके जबानी जबानी देख ले। एक आप देखिए जी, June 15। जी ये सामने स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन 3, पढ़ लें। अच्छा जी, 1 अप्रैल 2014 को ISL एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इन्वेस्ट बैंक। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ISL $5 मिलियन बैंक के पास इन्वेस्ट करेगा 2.5% पर एनम पे।
इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, मतलब साथ साथ मेच्योरिटी में मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। फर्दर एन एडिशनल 2% इंटरेस्ट पर एनम वुड बी पेएबल बाय बैंक अगर $5% से ज्यादा महंगा हुआ तो। अच्छा, अब बैंक से हमने डॉलर इन्वेस्ट करके 2.5% इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर ली है, लेकिन बैंक कह रहा है जी अगर डॉलर महंगा हुआ तो आपको 2% और मिल जाएगा। अब ये जो अगर वाली बात आ गई ना, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखिए, इट्स वैल्यू चेंजेस in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price। यानी ये एक अगर मगर, जैसे फ्यूचर था उसमें भी हमें अनसर्टेनिटी थी, फायदा होगा नुकसान होगा, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन सब में एक अनसर्टेनिटी चल रही है और फायदा होता नजर आएगा जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी। तो बैंक से 2-2.5% पे इंटरेस्ट मिलना ये कॉन्ट्रेक्चुअली तय है। बाकी एडिशनल 2% एक अगर मगर से लिंक हो गया, तो जो अगर मगर से लिंक होके उस कंटेंट का हिस्सा बन गया, ये एक डेरिवेटिव छुपा हुआ है। तो अब ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है। तो जो एम्बेडेड डेरिवेटिव की अकाउंटिंग है, ये सामने दोबारा ऊपर कर देता हूं। अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये पहली लाइन, जो ओरिजिनली होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो गाड़ी अलग डेबिट, फाइनेंशियल एसेट ऑप्शन अलग डेबिट। लेकिन अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल एसेट ही है तो फिर डेरिवेटिव अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स कर नहीं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एसेट है। तो उस फाइनेंस, चूंकि ओरिजिनली एक फाइनेंशियल एसेट ही है, इसलिए ये वाला काम लगेगा जो स्क्रीन के टॉप पे लाइन आ रही है। तो इसके देखें, ये कि डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट है, आईएफएस 9 के मुताबिक अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे होगा, और अमोर्टाइज पे करेंगे क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल यही है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है। एडिशनल 2% एम्बेडेड डेरिवेटिव है, और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट चूंकि फाइनेंशियल एसेट है इसलिए डेरिवेटिव सेपरेट नहीं होगा, और वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट फॉर होगा, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक सवाल और देख लें और बस फिर ये क्लास खत्म। वो सवाल देख लीजिए जनाब आप, जून 23 है, जून 23 देख लें। ये जून 23, ये जून 23, ये मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका जो पॉइंट 1 है ना, ये हम पहले एक दफ़ा क्लास में, बल्कि इनफैक्ट पिछली क्लास में कर चुके हैं जब मैंने वो एम्प्लॉयज़ वाला इंडस्ट्री लोन बताया था। तो ये पॉइंट 2 अब आप पढ़ लें, ये जून 23 का ये पॉइंट 2 पढ़ लें।
जी पढ़ लिया। एसएल एक एमएल कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और वो जो बॉन्ड्स हैं उनका कूपन रेट लोअर है, इसलिए लोअर है क्योंकि वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है। और जब हमने IS-32 पढ़ा था ना पिछली क्लास में, तो उसमें ये, यानी अगर इसी मिसाल की बात कर लूँ तो IS-32 में हमने ये एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि एमएल कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करेगा तो वो इक्विटी और लायबिलिटी तोड़ेगा। अब मैं इसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इन्वेस्टर एसएल जब इन बॉन्ड्स को खरीदेगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बॉन्ड्स का खरीदना भी है और शेयर ऑप्शन का लेना भी है। अभी जो एम्बेडेड डेरिवेटिव बता रहा था, इसके अंदर शेयर ऑप्शन छुपी हुई है। एंड पे देखेंगे फिर कि 3 साल बाद कि इसको हम कन्वर्ट कराते हैं या कैश वापस लेते हैं। ये है इस लेफ्ट कॉलम में लिखी हुई बात। अब राइट कॉलम में सीईओ साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि ये कन्वर्टेबल हैं तो इनको हम अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल किसी पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर कल को कन्वर्ट करवा भी लिए तो भी हम इसको, वो जो शुरू में हमने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स कहा था, इसको अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू, तो बस हम इसकी क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करेंगे, यानी इसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं कह देंगे अगर कल को इवन के कन्वर्जन भी करवा ली तो। The classification opted initially will continue to be used even after conversion into shares। ये चवल मारी सीईओ साहब ने। अच्छा, सीईओ साहब को साइड पे करते हैं, पहले हम बताते हैं इसका असल जवाब बनता क्या है। पहली बात कि ये एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे पता? ये आपको अभी एम्बेडेड के डब्बे में भी दिखाया था कि अगर हम कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद रहे हैं तो ये हाइब्रिड है। इसमें डिवेंचर का खरीदना होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और उसके अंदर छुपी हुई कन्वर्जन शेयर ऑप्शन डेरिवेटिव है। क्योंकि होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट है तो हमें तोड़ना नहीं है, मतलब गाड़ी अलग डेबिट और शेयर ऑप्शंस अलग डेबिट नहीं, बस इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट। एक बात तो ये जवाब में आ गई कि हमें एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को बस फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करना है एज पर IFRS 9। दूसरी बात, अब ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है तो इस पे अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ये 3 क्लासेस होती हैं। पहली 2 क्लासेस के अंदर शर्त होती है जिसको SPPI टेस्ट कहते हैं, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो हमें इन डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करके जो मिल रहा है वो इंटरेस्ट और एंड पे पक्का कैश फ्लो, प्रिंसिपल वापस मिलेगा नहीं, शेयर्स भी तो मिल सकते हैं। इसी तरह हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो इंटरेस्ट हम इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला नहीं ले रहे, क्योंकि हम थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, असल में हम इस ख्वाहिश में है कि हमें शेयर्स भी मिल सकते हैं, तो हमारे शेयर्स लेने का हक भी इसके अंदर रच बस गया हुआ है। तो इसलिए SPPI टेस्ट पास नहीं हो रहा। SPPI टेस्ट तब पास होता है जब कॉन्ट्रेक्चुअली तय हो के इतना इंटरेस्ट इतना प्रिंसिपल मिलेगा, और मिलेगा तो वो तो हो सकता है हमें प्रिंसिपल ना मिले, हम शेयर्स ले लें। SPPI टेस्ट ना पास होने की वजह से ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास में फॉल नहीं कर पाएगा, और जब फॉल नहीं कर पाएगा तो फिर ये मजबूरन फेयर वैल्यू थ्रू P&L में फॉल कर जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स रिकॉर्ड होगी फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लास में 3 साल तक। 3 साल के बाद जब इवेंचुअली हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे तो फिर डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट हो जाएगा, और तब हमें दोबारा फैसला करना पड़ेगा कि अब हमने इन शेयर्स को क्या इररिवोकेबल कसम खा के फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लासिफाई करना है या फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लासिफाई करना है। वो हमें तब दोबारा फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तब रिकॉर्ड हो रही होगी। ये था जी जून 23, और ये था एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो अब इस टॉपिक का ना लास्ट पोर्शन रह गया हेजिंग, जो कि इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है जी।